नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी वाला पे। आप अविनाश कुमार के साथ देख रहे हैं 8th पे कमीशन की जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जनवरी 2025 का महीना सरकारी कर्मचारियों के लिए बल्ले बल्ले यानी कि खुशियों का एक समझिए कि माहौल लेकर के आया। और सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशियों की ये सौगात मकर संक्रांति के बाद केंद्र सरकार के द्वारा दी गई। आखिर इस 8th पे कमीशन यानी 8वें वेतन आयोग का क्या फायदा होने जा रहा है सरकारी कर्मचारियों को, जो जिसको लेकर के सरकारी कर्मचारियों के बीच में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। आखिर ये क्या बातें चल रही हैं कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी जो होगी कई गुना बढ़ जाएगी। कहा जा रहा है कि कई सारे प्रतिशत जो होंगे इसमें वृद्धि देखने को मिलेंगे। इन्हीं सारे तमाम पहलुओं पर आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत बात कर रहे हैं। तो आप पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा और मैं हर एक पहलू समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर पे कमीशन क्या होता है, 8th पे कमीशन का फायदा क्या होने जा रहा है और क्यों सरकारी कर्मचारी इतने खुश नजर आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि मान लिया जाए कोई सौगात उनको केंद्र सरकार ने दे दी है। तो तमाम तरह की हम लोग इस पर आज बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख लीजिए, अश्विनी वैष्णव जी के इमेज को आप देख रहे होंगे। अश्विनी वैष्णव जी के इमेज के द्वारा आपको मैं ये बताने जा रहा हूं कि अश्विनी वैष्णव जी ही वो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं जिन्होंने 8th पे कमीशन की घोषणा 16 जनवरी 2025 को की। अब तमाम तरह की जो बातें हैं इसके अंतर्गत मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर है, ये चर्चा में क्यों आया भाई। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई। जानकारी किसके द्वारा दी गई? तो यह जानकारी साझा की गई है कैबिनेट बैठक के बाद में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा यह जानकारी दी गई है। अब इसमें तमाम तरह की बातें क्या हैं कि क्या क्या आखिर इसके अंतर्गत पहलुएं होंगी, इन्हीं पर मैं इस बिंदु में बात करूंगा। हर एक पहलू को मैं फॉर्मूला वाइज भी समझाने की कोशिश करूंगा और तोड़ तोड़ करके जितने पैटर्न में आप सिंपल वे में समझ सकते हैं 8वें वेतन आयोग को, उन सारे पहलुओं को मैं आपको समझाऊंगा। सबसे प्रमुख तौर पर हम लोग बात कर रहे हैं कि आखिर नए साल की शुरुआत में 8th पे कमीशन की घोषणा की फायदा क्या होगी या क्यों आखिर खुशी की लहर है और महत्वपूर्ण क्यों है 8वां वेतन आयोग भारत की अर्थव्यवस्था के लिए। तो दोस्तों माना जा रहा है कि वर्तमान में भारत में एक बड़ी समस्या अर्थव्यवस्था में देखने को मिल रही है। तो भारत की अर्थव्यवस्था की वह समस्या क्या है? तो भारत की अर्थव्यवस्था की वह समस्या मानी जा रही है कि अभी हमारे यहाँ जो है अर्थव्यवस्था में डिक्रीजिंग कंजम्पशन रेट है। यानी हमारी अर्थव्यवस्था में उपभोग दर में कमी की प्रवृत्ति देखी जा रही है। किसमें? उपभोग दर में कमी की प्रवृत्ति, यानी आपके पास बचत की दर कम है, पैसा आपके पास कम है, तो आप क्या कर रहे हैं? कंजम्पशन रेट अपना कम किए हुए हैं। जब कोई इंसान कंजम्पशन रेट कम करेगा यानी आप पैसा बाजार में अगर कम खर्च करिएगा तो बाजार की जो वस्तुएं हैं वो अनबिकी रह जाएंगी, यानी वो बिकेंगी नहीं। तो जब बाजार की वस्तुएं नहीं बिकेंगी तो इससे आने वाले समय में हो सकता है कि रिसेशन यानी कि मंदी का खतरा मंडरा जाए। और इसके पीछे की एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि लोगों की बचत दर पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो बचत दर को बढ़ाने के लिए, आपके जेब में पैसे डालने के लिए योजनाओं के हिसाब से जो भारत सरकार कर सकती थी उसी के द्वारा जो है 8th पे कमीशन की घोषणा की गई है। तो पहला तो फैक्टर यह है कि उपभोग दर में कमी की प्रवृत्ति भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय था, जिसको सुधारने के लिए भारत सरकार ने इसकी घोषणा की है। क्योंकि वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद जो भी सरकारी कर्मचारी होंगे साथ ही साथ पेंशनर होंगे, दोनों के लिए क्या होगा कि कुछ ना कुछ जो होगा उनकी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी पेंशन में भी और सैलरी में भी। तो उसी के आधार पर हम लोग 8th पे कमीशन की बात करने जा रहे हैं। अब देखिए इसके अंतर्गत मैं बात करता हूं आखिर 8th पे कमीशन की घोषणा से लाभ किसको मिलने जा रहा है। तो देखो भाई, 8th पे कमीशन की घोषणा से जो लाभ मिलेगा वह निश्चित तौर पर सबसे पहले तो ये जान लेना है कि मुख्य रूप से केंद्रीय कर्मचारियों और केंद्रीय सरकार के जो पेंशनर हैं, रिटायर्ड जो पेंशनर हैं, उनको मिलने जा रहा है। एक तो हमारे पास ये बात आ गई कि लाभ इनको मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ जो है कई राज्य सरकारें केंद्र सरकार के द्वारा गठित जो वेतन आयोग होती है उसके अनुसार अपने राज्य के जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको भी लाभ देती है। यानी साफ तौर पर अगर हम लोग बात करें पहले, तो प्राथमिक तौर पर 8th पे कमीशन का फायदा केंद्रीय सरकार के कर्मचारी और रिटायर्ड पेंशनर को होने जा रहा है।
लेकिन अभी तक की जो प्रवृत्ति ट्रेंड देखने को मिला है कि जो राज्य सरकारें हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट भी क्या करती हैं, तो केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार से अपने राज्य के लोगों को जो है वो लाभ देती हैं। अब थोड़ा सा हम लोग और इसके अंतर्गत बात करते हैं कि वर्तमान में आखिर सवाल यह उठता है कि कितने सरकारी कर्मचारी हैं। ये सवाल हमें जानना जरूरी है कि आखिर कितने लोगों को ये डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाएगा। देखिए, सबसे अगर मैं बड़ी बात बताऊं तो न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, न्यूज एजेंसी जो पीटीआई है उसका सोर्स कहता है क्या कि वर्तमान में भारत में अगर मैं केंद्रीय कर्मचारियों की बात करूं तो केंद्र सरकार के कर्मचारी 49 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं और 65 लाख से ज्यादा पेंशनर हैं। तो लगभग अगर आप देखिएगा तो 1 करोड़ प्लस यह आंकड़ा बैठता है। ये सबसे बड़ी बात हमारे भीतर आ रही है कि ये लगभग क्या हो जा रहा है हमारे पास, तो 1 करोड़ से ज्यादा के ये आंकड़े हैं जिनको बेनिफिट मिलने जा रहा है। 1 करोड़ 10 लाख के आसपास, 14-15 लाख के आसपास ये आंकड़ा बन रहा है। अगर देखें हम लोग तो वहीं 28 राज्य में करीबन 1.4 करोड़ सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं। ये तो केंद्र सरकार के स्तर की बात है ही, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो 28 राज्यों में भी करीबन 1.4 सरकारी कर्मचारी जो हैं वो ऑलरेडी कार्यरत हैं। तो यहाँ पर उनको भी डायरेक्टली केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर को फायदा मिलने जा रहा है, और उनके अगर रिपोर्ट को राज्य सरकारें लागू करती हैं तो इनको भी बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब अगर अगले पहलू की हम लोग बात करते हैं कि वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ जो है उस किस आधार पर मिलता है, या कहां कहां लाभ मिलता है वेतन आयोग की सिफारिशों का, तो देखिए, वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ सबसे पहले प्राथमिक तौर पर तो होता है कि आपकी न्यूनतम और जिसकी अधिकतम सैलरी है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जो डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता होते हैं उनमें वृद्धि देखने को मिल रही है, और उसके साथ अन्य भत्तों में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। तो इस तरह से अगर हम लोग बात करेंगे तो 8th पे कमीशन की सिफारिशों के लाभ हम लोग यहाँ यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे और हम लोग बात करते हैं। वर्तमान में केंद्रीय सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके वेतन का आधार क्या है, तो देखिए भाई, वर्तमान में केंद्रीय सरकार के कर्मचारी का या जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके वेतन का आधार है 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें। जी हाँ, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें जो हैं उन्हीं के आधार पर वर्तमान में उनको लाभ मिल रहा है पैसों का, या चाहे जिन भी चीजों का लाभ दिया जा रहा है। ठीक है, चाहे सैलरी का फायदा हो रहा हो, चाहे उनके भत्तों का फायदा हो रहा हो, वो 7th पे कमीशन के बेस पर हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि सर आखिर 7th पे कमीशन की बात आई तो 7th पे कमीशन गठित कब हुआ और 7th पे कमीशन की रिपोर्ट कब लागू हुई। तो देखिए, सबसे बड़ी बात बता दूं 7th पे कमीशन को लेकर के, तो 7th पे कमीशन का जो गठन हुआ था 1 जनवरी 2014 को हुआ था, और इसकी सिफारिशें जो लागू हुई 1 जनवरी 2016 को हुई। ये डेट आपको याद रखना पड़ेगा। कहा जाता है कि लगभग 2026 तक इसकी सिफारिशें लागू होंगी, क्योंकि लगभग 10 साल के लिए वेतन आयोग अभी तक का जो इतिहास रहा है उसके अकॉर्डिंग है। इसी पर एक सवाल उठता है हमारे पास कि भाई आखिर इसने न्यूनतम वेतन कितनी सिफारिश की थी। तो अगर 7th पे कमीशन की बात करते हैं तो 7th पे कमीशन ने न्यूनतम वेतन किसी कर्मचारी का, जो पे मैट्रिक्स होता है विभिन्न सरकारी कर्मचारियों का, लेवल 1 से लेकर के लेवल 18, तो लेवल 1 के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन इसने 18,000 फिक्स किया था, और लेवल 18 के जो कर्मचारी हैं उसका वेतन इसने फिक्स किया हुआ था 2.5 लाख रुपया, मिनिमम ये वेतन था। इसके बाद डियरनेस अलाउंस होते हैं, अदर अलाउंसेस जोड़ के आपको वेतन दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि सर फर्स्ट पे कमीशन के जो अकॉर्डिंग मिनिमम पे कितना डिसाइड किया गया था। तो फर्स्ट पे कमीशन, प्रथम वेतन आयोग जो 1947 में गठित हुआ था, उसने जो है मिनिमम जो सैलरी डिसाइड की थी वह 55 रुपए देनी डिसाइड की थी। अब यहां पर हमारे पास सवाल ये तो उठ जाता है कि चलो ठीक है कि इतना सारा कुछ हो रहा है, अभी भी एक सवाल जो है वह अधर में बना हुआ है कि सर वेतन आयोग काम कैसे करता है। तो देखिए भाई, वेतन आयोग के कार्य करने का तरीका क्या है, वेतन आयोग करती क्या है। जितनी भी वेतन आयोग है जब उसका गठन होता है तो वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी हितधारक हैं, उनके साथ मिलकर के सलाह मशवरा करते हैं। ठीक है, उनके साथ मिलकर के सलाह मशवरा करते हैं। जैसे 8th पे कमीशन का गठन होगा तो केंद्र सरकार के विभिन्न संगठनों के साथ में, राज्य सरकार के विभिन्न संगठनों के साथ साथ जो भी हितधारक हैं उनके साथ मिलकर के सलाह मशवरा होगा। इसके बाद वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, उन्हें मिलने वाले लाभ, वो भत्ते पर सरकार को अपना सुझाव देगी, अपने रिकमेंडेशंस को देगी।
वेतन आयोग द्वारा दिए गए सुझाव को सरकारी संस्थान लागू करते हैं। ठीक है, इन्हीं को सरकारी संस्थान लागू करते हैं। अब एक बात आता है, बराबर हम लोग सुनते हैं वेतन आयोग जब भी गठित होता है तो वेतन आयोग कुछ फिटमेंट फैक्टर डिसाइड करता है। तो सवाल यह उठता है कि सर ये फिटमेंट फैक्टर होता क्या है? जो फिटमेंट फैक्टर डिसाइड होता है, आखिर ये फिटमेंट फैक्टर क्या है और इस फिटमेंट फैक्टर से क्या फायदा होता है? तो देखो भाई, वेतन आयोग का जितना ताना बाना है वो इसी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर घूमता है। तो फिटमेंट फैक्टर होता क्या है? फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर टूल है। एक मल्टीप्लायर समझिए टूल है, मल्टीप्लाई करने वाला एक तरह का यंत्र है, जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के रिवाइज वेतन को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इसी फिटमेंट फैक्टर के बेस पर कर्मचारियों की सैलरी हो, डीए हो, एचआरए हो और अन्य लाभों में कितनी वृद्धि होगी, यह सारा का सारा जो है फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेट करता है। मैं अभी उदाहरण देकर के बताऊंगा इस फिटमेंट फैक्टर के बारे में, तो देखना आप समझना। फिटमेंट फैक्टर जो होता है प्रत्येक पे मैट्रिक्स पर लागू होता है, लेवल 1 से लेकर के लेवल 18 तक। पुराने वेतन से रिवाइज या बढ़ा हुआ वेतन कितना ज्यादा होगा, बेसिक सैलरी में फिटमेंट फैक्टर से गुना करके निकाला जा सकता है। इस पर तो जो बेसिक सैलरी होती है उसी में फिटमेंट फैक्टर हम लोग निकालते हैं। तो देखो भाई, जैसे अगर हम लोग सेवेंथ पे कमीशन की बात करते हैं तो सेवेंथ पे कमीशन ने फिटमेंट फैक्टर डिसाइड किया था 2.57। यानी किसी भी सरकारी कर्मचारी का अगर बेसिक सैलरी जो है कुछ भी डिसाइड हो तो बेसिक सैलरी का 2.57 जो रहेगा उसमें गुणा कर दीजिए और बेसिक सैलरी में 2.57 गुणा करने के बाद में जो पैसा आएगा वही उसकी नई सैलरी बन जाएगी। तो जैसे फिटमेंट फैक्टर से नए वेतन को कैलकुलेट करने का तरीका यही है, नई सैलरी बराबर जो निकलेगा बेसिक सैलरी गुना फिटमेंट फैक्टर। यानी अगर 10,000 रुपए 10,000 रुपए किसी की बेसिक सैलरी हो और 2.57, सिंपल सा लॉजिक है, अगर 10K किसी की फिटमेंट बेसिक सैलरी हो तो इसमें आप 2.57 मल्टीप्लाई कर दो, जो आपका निकलेगा वह उसकी नई बेसिक सैलरी बन जाएगी। वेतन आयोग की सिफारिश इसी फिटमेंट फैक्टर के इर्द गिर्द घूमती है। अब देखो भाई, थोड़ा सा मैं इसको एग्जांपल्स के थ्रू बताने की कोशिश करता हूं, यहां पर आप समझना। सपोज लेवल 1 के किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी यदि 18,000 रुपया है, जो वर्तमान में अभी है, और फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, तो रिवाइज सैलरी इज इक्वल टू 18,000 बेसिक सैलरी का 2.57 यानी 46,260 रुपए जो होगा उसका नया सैलरी हो जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि एट्थ पे कमीशन कम से कम तो इतना फिटमेंट फैक्टर डिसाइड करेगी ही करेगी। इसका साफ मतलब है कि जो भी सरकारी कर्मचारी लेवल 1 के हैं उनको 28,260 रुपए का तत्काल फायदा मिलेगा, और अगर प्रतिशत में कैलकुलेट करेंगे तो 157% आपकी सैलरी बढ़ने जा रही है। लेवल 18 के किसी सरकारी कर्मचारी की अगर सैलरी 2.5 लाख रुपए है तो फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से 2.57 अगर कैलकुलेट करते हैं तो इनकी रिवाइज सैलरी 2.5 लाख इंटू 2.57 अगर कर देंगे तो 6,42,500, यानी सीधे तौर पर देखेंगे तो 3,92,500 रुपया का जो है इनकी सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यानी 157% की बढ़ोतरी इनमें भी देखने को मिल सकती है। तो ये फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला होता है और सेवेंथ पे कमीशन ने 2.57 डिसाइड किया था। एट्थ पे कमीशन क्या डिसाइड करेगा फिटमेंट फैक्टर, उस पर डिसाइड हम लोग अभी बात करेंगे। देखिए भाई, सेवेंथ पे कमीशन की सिफारिश क्या थी? सेवेंथ पे कमीशन के समय कर्मचारी संगठन की मांग थी कि फिटमेंट फैक्टर 3.68 रखा जाए। ये जो यूनियन था कर्मचारियों का, उन्होंने डिमांड किया था कि फिटमेंट फैक्टर 3.78 डिसाइड किया जाए, लेकिन सरकार ने फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया। फलस्वरूप सरकारी कर्मचारियों की ओवरऑल सैलरी जो है वह 23% से लेकर के 25% बढ़ी थी उस समय। ओवरऑल सैलरी, ओवरऑल की बात हो रही है। अब बात करते हैं भाई सेवेंथ पे कमीशन की सिफारिश में इस वृद्धि के बाद न्यूनतम सैलरी 7,000 से बढ़कर के 18,000 हो गई और अधिकतम सैलरी 2.5 लाख रुपए हो गई। ठीक है, जो पहले था ये बढ़ोतरी हुआ। अब कहा जा रहा है पेंशन की सीमा, पेंशन में कितना वृद्धि हुआ था भाई? तो 9,000 मिनिमम पेंशन फिक्स कर दिया गया था और मैक्सिमम पेंशन फिक्स किया गया था 50% ऑफ द सैलरी, यानी 1,25,000। चूंकि अब भाई 2.5 लाख किसी की न्यूनतम सैलरी थी तो पेंशन तो 1.5 लाख तो मतलब 1.25 लाख तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा।
अब देखो भाई, एट्थ पे कमीशन की फिटमेंट फैक्टर क्या है? अभी तक सबसे बड़ी बात है कि अश्विनी वैष्णव जी का स्टेटमेंट साफ तौर पर था कि भारत सरकार विचार कर रही है इसको करने के लिए। मतलब भारत सरकार विचार कर रही है, एट्थ पे कमीशन की घोषणा हो चुकी है। अब कौन इसके अध्यक्ष होंगे, कौन सदस्य होंगे, इसकी घोषणा बाद में की जाएगी। तो जब घोषणा होगी, उसके बाद अलग अलग केंद्र सरकार के जो संगठन है उनसे बात होगा, राज्य सरकार के संगठन से बात होगा, स्टेक होल्डर से बात होगा, और फिर फिटमेंट फैक्टर लेबर यूनियन से बात होगा, वार्ता होगी, उसके बाद फिटमेंट फैक्टर डिसाइड होगा। लेकिन अभी जो सोर्सेस निकल करके सामने आ रहे हैं कि 2.57 से लेकर के 2.85 के बीच तो फिटमेंट फैक्टर रहेगा ही रहेगा। तो अगर मिनिमम पर हम लोग 2.57 पे कैलकुलेट करते हैं मिनिमम, तो आप देख पाएंगे कि सिंपल सा बात है, आपकी सैलरी जो है, अगर किसी की लेवल 1 में काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरी 46,260 रुपए हो जाएगी, बेसिक सैलरी। ठीक है, इतना तो होना ही होना माना जा रहा है। अब सब कुछ अनुमान पर है, क्योंकि अभी एट पे कमीशन के अध्यक्ष होंगे, सदस्य का अभी नियुक्ति होना बाकी है। उसके बाद स्टेक होल्डर से बात होनी फिक्स है, बात होगा, उसके बाद फाइनली निर्धारण होगा कि क्या कैसे करना है। ठीक है ना? तो उसके बाद ही फाइनल कोई कैलकुलेशन निकल पाएगा। इसलिए आपको ध्यान में रखना है इस फिटमेंट फैक्टर को। तो ओवरऑल जितना फिटमेंट फैक्टर होगा, उसी के बेस पर आपकी सैलरी बढ़ेगी। तो मैंने दिखा दिया है, एक एक तरह से मैंने प्रतिशत के हिसाब से भी बताया और फिटमेंट फैक्टर के लिहाज से भी बता दिया कि कितनी बढ़ने की उम्मीद है। अब थोड़ा सा हम लोग एक बार आपको मैं छोड़ देता हूं सरकारी कर्मचारियों की पे मैट्रिक्स पे। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए, सरकारी कर्मचारी के पद और वरीयता के आधार पर उन्हें अलग अलग लेबल्स में बांटा गया है, और इन्हीं इन्हीं में से लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक के अधिकारी रहते हैं। लेवल 1 में प्यून है, एमटीएस वगैरह आते हैं, सफाई कर्मचारी वगैरह आ जाते हैं। लेवल 18 में प्रेसिडेंट, आप कह सकते हैं कि गवर्नर जो हैं अलग अलग स्टेट के, वो सब जो हैं लेवल 18 वगैरह में आते हैं। लेवल 1 की मिनिमम सैलरी 18,000 है, और लेवल 18 की मिनिमम सैलरी जो है 2.5 लाख है। अब इसी के आधार पर जो फिटमेंट फैक्टर डिसाइड होगा, उस फिटमेंट फैक्टर के बेस पर आपका सैलरी डिसाइड कर दिया जाएगा, निर्धारित कर दिया जाएगा। तो यही हमारा आज का जो ये सेशन रहा। उम्मीद मैं करता हूं कि आपको एट्थ पे कमीशन इस पूरे सेशन में समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई आपको इसमें डाउट लगे, संदेह लगे, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। मैं उसमें खुशी महसूस करूंगा कि मैं आपके समस्याओं का समाधान कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का साधुवाद।